इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में कहता है कि when do you company open a new service on January 2 of the current year? Before the year is 31st December। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 31st दिसंबर कंपनी का ईयर एंड है, ठीक है। फिर कहता है इट मेक्स एडजस्टमेंट रूल्स एंड एट दैट टाइम, ठीक है। इस डेट पे आके ये बनाते हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। इसके बाद कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मेक्स द इनिशियल एंट्री वेयर एप्रोप्रिएट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि आपने इसमें दो काम करना है। पहला काम आपने इनिशियल एंट्री बनानी है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा काम आपने क्या करना है 31 दिसंबर पे आके एडजस्टिंग एंट्री बनानी है ईयर एंड पर, ठीक है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में ही मेंशन होती है सारी चीज़ें कि आपने पहले इनिशियल एंट्री बनानी है और देन एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। तो पहली जो इसकी एंट्री है उसमें कहता है ये ना कहता है कि ऑन मार्च 31st the group company rented a new office। उसने एक ऑफिस रेंट पर लिया है 31 मार्च को। फिर कहता है कि बिफोर इट कुड मूव इट हैड टू प्रीपे अ ईयर्स रेंट ऑफ 18,000 कैश, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि भाई 31 मार्च को उसने एक जो ऑफिस है वो रेंट पे लिया है, ठीक है। मगर इसको रेंट पे लेने के लिए, उस ऑफिस को रेंट पे लेने के लिए 18,000 रुपये कैश में पे करने हैं आज के दिन। तो ये इसने क्या करी है, प्री पेमेंट करी है। क्या मतलब, ये जो 18,000 है ये रेंट है पूरे साल का, मतलब 12 मंथ्स का, जो कि उसको आज के दिन 31 मार्च को पे करना है इस जगह को लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इनिशियल एंट्री रिकॉर्ड करें इस ट्रांजैक्शन की, इस कैश आइटम 18,000 जो उसने रेंट पे किया है उसकी, तो इनिशियल एंट्री बनेगी इसकी कैश क्रेडिट। आपका एसेट कम हो गया, कैश आपके पास से चला गया 18,000 रुपये से, और डेबिट आप करेंगे प्रीपेड रेंट को 18,000 से। अब प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड रेंट का मतलब ये है कि ये आपका एक एसेट है। प्रीपेड रेंट आपका एक एसेट है। एसेट कैसे है कि अगले 12 महीने आपकी विदाउट पेमेंट आप उस प्रेमिसेस को, नेक्स्ट 12 मंथ आप विदाउट पेमेंट इस प्रेमिसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 मंथ आप विदाउट पेमेंट इस प्रेमिसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगले 12 महीनों के लिए आपका, अगले 12 मंथ्स के लिए आपका ये प्रीपेड एसेट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये हमने रिकॉर्ड करी है इनिशियल एंट्री 31 मार्च वाले दिन। 31 मार्च वाले दिन हमने एक इनिशियल एंट्री रिकॉर्ड करी है जो कि है प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। नाउ 31 दिसंबर को ईयर एंड पे आकर इसकी क्या एंट्री बनेगी, तो 31 दिसंबर को हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट। इस प्रीपेड में से कितना एक्सपेंस आउट हो चुका है, और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। क्या मतलब, देखो एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, और एसेट जब डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो क्रेडिट होता है। तो ये जो हमारा प्रीपेड रेंट है 18,000 का, ये इसमें से कमी हो रही है, कुछ अमाउंट होगी जो कि कम होगी। और ये अमाउंट क्यों कम हो रही है, क्योंकि वो अमाउंट जो कि यहाँ पे हम कम करेंगे वही अमाउंट हमारा इस साल का एक्सपेंस है। अब इसको और क्लियर करते हैं। देखो 31 मार्च को आपने जगह एक्वायर करी, ठीक है, और 31 दिसंबर तक ये बनते हैं 9 मंथ्स। आपने जो रेंट पे करा है वो है 12 महीनों का, ठीक है। तो 12, ये जो 18,000 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 महीनों को, और आपके कितने महीने आपने यूज़ कर लिए हैं, आपने जो महीने यूज़ करे हैं वो है 9 मंथ्स, ठीक है।
तो इसका आंसर है 13,500 रुपीज़। इसका मतलब इस 18,000 में से 13,500 का रेंट जो आपने प्री पे किया था वो आप यूज़ कर चुके हो इन 9 महीनों में, मार्च टू दिसंबर में। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट 13,500 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 13,500 से। क्या मतलब, ये जो 18,000 का 31 मार्च को हमने रेंट एडवांस में पे किया था, इसमें से 9 महीने का इस साल का रेंट हमने माइनस कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, क्योंकि हमने ईयर एंड तक उस रेंट को यूज़ कर लिया। तो कितना पोर्शन इसका प्रीपेड है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हमने यूज़ कर लिया ये। तो इनिशियल एंट्री हमारी हो गई प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री है वो हो गई रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ठीक है। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में कहता है ऑन जनवरी 31 द फर्म्स बोरोड। देखो, हमारी जो फर्म है वो बोरो कर रही है पैसे, ठीक है, मतलब ले रही है पैसे, ठीक है, 1,00,000 रुपये फ्रॉम अ लोकल बैंक एट 12% पर एनम, ठीक है, कि ये 12% जो है पूरे साल का रेट है। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन आर ड्यू इन 1 ईयर। इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000 की और इस पे लगने वाला 12% का इंटरेस्ट, ये दोनों की जो पेमेंट है वो 1 साल 1 ईयर के बाद होगी, मतलब आफ्टर 1 ईयर होगी। ठीक है। फिर बोलता है बट नो इंटरेस्ट पेमेंट हैव येट बीन मेड। ना कोई इंटरेस्ट पे हुआ है अब तक, ना कोई प्रिंसिपल पे हुआ है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हमने लोन ली है 31 जनवरी। तो अगर हम देखें तो हम इसको 1 फेब को या 31 जनवरी को जो इसकी इनिशियल एंट्री हम पास करेंगे वो होगी, इनिशियल एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी कैश डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, लोन लिया है, बैंक ने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन ये लोन हमें वापस भी करना है। तो जो चीज़ हमें वापस करनी होती है उसके अगेंस्ट में हम क्या बुक करते हैं, पेएबल। तो इस पेएबल का नाम क्या होगा, लोन पेएबल। कितने रुपए से, 1,00,000 रुपीज़ से, 1,00,000 रुपीज़ से। ठीक है। एंट्री बनाई हमने 1 फेब को, या आप लिख लो 31 जनवरी को, कैश डेबिट 1,00,000 से, लोन पेबल क्रेडिट 1,00,000 से। कैश डेबिट इसलिए किया कि बैंक ने हमें पैसे दिए, लोन पेबल क्रेडिट इसलिए किया कि हमें ये पैसे वापस करने हैं। ये बन गई इसकी इनिशियल एंट्री। ठीक है। अब इसकी जो हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री जो बनेगी 31 दिसंबर को हमारे ईयर एंड पर। ठीक है। सवाल में मेंशन है पहली लाइन में कि 31 दिसंबर जो है वो हमारा ईयर एंड है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट की एंट्री। पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, 1,00,000 रुपये पर 12% इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीनों का, तो जनवरी में हमने लिया 31 जनवरी, तो हम काउंट करेंगे फरवरी से लेकर, फेब से लेकर दिसंबर तक। तो ये बनते हैं 11 मंथ्स। और ये जो रेट है, ये हमेशा मैंने आपसे बताया था पहले भी कि जो रेट होता है वो पर एनम होता है। तो इसका मतलब ये रेट कितने मंथ्स का है, 12 महीनों का है। इसमें से 11 महीने हमारे गुजर चुके हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो है 11,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट हुआ कि इस लोन पर जो 12% का आपको इंटरेस्ट पे करना था बैंक को, उसमें से 11,000 रुपये का इंटरेस्ट दिसंबर तक जनरेट हो चुका है। और ये पेएबल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी। एंट्री के लास्ट लाइन में कह रहा है कि बट नो इंटरेस्ट पेमेंट हैव येट बीन मेड। अगर वो कहता पेमेंट हो चुकी तो हम कैश को क्रेडिट करते,
लेकिन इसने हमसे क्या कहा है कि कोई पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ये स्टिल पेबल है, हमें इन फ्यूचर में पे करना है। नाउ इसकी एंट्री नंबर सी में हमसे कहता है, एंट्री नंबर सी में कह रहा है कि ऑन मार्च 15 फॉर्म परचेज 500 रुपीज़ सप्लाई फॉर कैश। तो अगर मैं इसकी इनिशियल एंट्री रिकॉर्ड करूं तो सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट बिल्कुल बेसिक एंट्री है कि आपने कैश पे परचेजेस करी। फिर कहता है ऑन सितंबर 14, ये सब क्या है, ये इनिशियल एंट्रीज बन रही है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, सितंबर 14 में कहता है कि आपने फिर से परचेजेस करी है 900 रुपये की। तो सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 900 रुपीज़। ठीक है, देन कह रहा है आपको कि द फर्म्स अकाउंटेंट डिटरमाइंड है 1100 ऑफ सप्लाईज हैड बीन यूज, कि भाई पूरे साल सप्लाई यूज़ होती रही। एंड पे आके जो अकाउंटेंट ने एस्टिमेशन करी है या कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग 1100 रुपये की जो सप्लाईज़ हैं वो हमने यूज़ कर ली हैं। मतलब कि वो सप्लाईज़ हमारी एक्सपेंस आउट हो चुकी हैं। 1100 रुपये की सप्लाई हमारी एक्सपेंस आउट हो चुकी है। तो हम अब 31 दिसंबर पर आकर बना रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री बनेगी सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज़ क्रेडिट। नाउ एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, 1100 से। नाउ एंट्री नंबर डी में कहता है, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहता है कि भाई दी फर्म चार्जेस इट्स कस्टमर इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस न्यू सर्विस। ड्यूरिंग द ईयर दी फर्म रिसीव 1,20,000 कैश फ्रॉम इट्स कस्टमर। इसमें दो वर्ड जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ आते हैं। पहला वर्ड तो ये है कि भाई कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं एडवांस में। इसका मतलब क्या है, हम पैसे ले रहे हैं। ठीक है, और कितने पैसे हमने लिए हैं, 1,20,000 रुपये। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैश हम डेबिट कर देंगे 1,20,000 रुपये से। पैसे आ रहे हैं कस्टमर से, फर्म पैसे ले रही है कस्टमर से। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा, तो देखो इसने कहा है कि हमने पैसे जो लिए हैं वो एडवांस लिए हैं। मतलब क्या कि अगले 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की मेंबरशिप के पैसे आज हमने ले लिए। तो क्या हमने उसको ये जो सर्विस जिसके उसने पैसे हमें दिए वो हमने प्रोवाइड कर दी? नहीं करी। हो सकता है सर्विस हम नेक्स्ट 1 ईयर में प्रोवाइड करें, 2 ईयर में प्रोवाइड करें। तो ये सब के पैसे हमने आज के दिन ले लिए एडवांस में। तो क्या हमने इसकी सर्विस दी है? नहीं। इसका मतलब कि हम अभी ये 1,20,000 हमारी इनकम नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारी अनअर्न इनकम या अनअर्न सब्सक्रिप्शन, जो वर्ड इसने क्वेश्चन में यूज़ किया है। और ये एंट्री बनेगी 1,20,000 से। ठीक है, ये एंट्री बनी है इनिशियल एंट्री। अब हम बनाएंगे इसकी एडजस्टिंग एंट्री 31 दिसंबर पर आकर। इसने हमसे क्या कहा, नेक्स्ट लाइन पर है, द फर्म्स अकाउंटेंट डिटरमाइंड दैट 15% ऑफ दैट हैड नॉट येट बीन अर्न्ड। अकाउंटेंट ने एस्टिमेट किया कि इसका 15% जो बनता है 18,000 रुपये, ये अब तक अर्न नहीं हुआ। मतलब ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं बन सकता। तो अगर मैं इस 1,20,000 में से ये 18,000 माइनस करूँ तो 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये हमारी इनकम है। समझ में आ रही है? इस 1,20,000 का जो कि पूरा हमारा अनअर्न था साल के शुरू में जब पैसे हमने रिसीव करे। साल के एंड पे आके हमने एस्टिमेशन करी, अकाउंटेंट ने कैलकुलेशन करी और कह दिया कि भाई 18,000 रुपये इसमें ऐसे हैं जो कि अर्न नहीं हैं। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा है कि जो 15% अर्नड नहीं है, तो ये जो 85% पीछे रह गया वो हमारा क्या है, अर्नड है। तो अगर हम इस 1,20,000 पर डायरेक्ट 85% लगाएं तो भी यही आंसर आएगा।
और अगर इसका 15% निकाल के माइनस करें तो भी यही आएगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री ये बनेगी कि अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन या इनकम जो हमने हेड क्रेडिट किया था उसको हम अब डेबिट करके क्या कर रहे हैं, कम। हमने रूल में करा था कि जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट। कितने से, 1,02,000 से। अब ये 1,02,000 जो कल तक हमारे ऊपर लायबिलिटी थी, हमने सर्विस नहीं दी थी, आज ईयर एंड पे जब सर्विस दे दी तो हमारी क्या बन गई, हमारी बन गई है इनकम। अब इसको सब्सक्रिप्शन इनकम भी लिख सकते हैं, सिंपल इनकम भी लिख सकते हैं, 1,02,000 से। ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो रूल ये है कि जब भी रेवेन्यू, कैपिटल और इनकम इंक्रीज़ होता है तो वो होता है क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, नाउ लास्ट 2 पार्ट्स स्टूडेंट्स के वो है एंट्री नंबर ई। ठीक है। एंट्री ई में कहता है कि बिफोर क्लोजिंग इट्स बुक द कंपनी फाउंड अ बिल। उसको एक बिल मिला जो था 1,200 रुपये। और किस चीज़ का बिल था कि हमने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था, उसका हमें बिल रिसीव हुआ है। ठीक है। अब देखो पूरी एंट्री में इसने हमें कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये बिल पे हो चुका है। देखो अगर पैसे दिए होते तो वो लिखता कि ये बिल पे हो चुका है। इसका मतलब क्या, जब इसने कुछ नहीं कह रहा हमको तो इसका मतलब है कि ये बिल पे नहीं हुआ। तो हम डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट। और अकाउंट पेबल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। ठीक है। ये पेएबल क्यों आया, क्योंकि अभी तक हमने ये बिल पे नहीं किया। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, कितने से, 1,200 रुपये से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और अकाउंट पेबल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेबल क्रेडिट 1,200 रुपये से, इंक्रीज इन लायबिलिटी। देन हमने कहा एंट्री एफ में कहता है वेज अक्रूड बट अनपेड एट December 31st। वेज अक्रूड का क्या मतलब है, वेज मतलब सैलरी देने का टाइम हो गया है, आपने अब तक पे नहीं करी। हो सकता है इसने 31 दिसंबर की जगह 1 तारीख को, 2 जनवरी को पे करी हो, तो 31 की डेट पर जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि वेज एक्सपेंस डेबिट और वेज पेएबल क्रेडिट। इसको आप अक्रूड वेज भी लिख सकते हो, जो उसने वर्ड यूज़ करा है। ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है कि ये पेएबल है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपको पे करनी है। अमाउंट क्या है, 1,400 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स 38 सितंबर 1987 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो बना रही है 38 सितंबर 1987 की। ठीक है। 38 सितंबर 1987 की, 38 सितंबर 1987 की वो अपनी फाइनेंशियल बना रही है। और इसके लिए जो इसकी चीज़ रिक्वायर्ड है वो चाहिए इसे क्लोजिंग बैलेंसेस। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब कहता है, हम पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है एंट्री नंबर 1, कहता है ऑन जनवरी 2 1986, मतलब 2 जनवरी 1986 के बाद आपका ईयर एंड क्या है, सवाल के 38 सितंबर। आपका ईयर एंड है 38 सितंबर। ये कहते हैं जनवरी 2 1986 को फर्म ने खरीदी है 3 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसकी जो अमाउंट है वो है 5,400 रुपीज़। ठीक है। तो ये इसने आज खरीदी है 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये आपकी है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो अगले 3 साल का बेनिफिट आप लोगे, जिसके पैसे आपने इसको आज ही पे कर दिए हैं।
ये है हमारी जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल जो है ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या कहा, हमें जो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, वो हमें चाहिए 30 सितंबर 1987 का। अब इससे पहले अगर हम देखें तो जनवरी से हम चले 30 सितंबर 1986, इस साल का ईयर एंड आ गया, ठीक है, 30 सितंबर 1986। हमने कहा ये जो 5400 है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कितने सालों की ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है 3 इयर्स की। इसका मतलब क्या है कि ये है 36 मंथ्स। और इस साल 1986 में अगर हम गिने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 9 मंथ्स हमने ये पॉलिसी को यूज़ कर लिया है। तो कितने इसमें से माइनस हो गए, 13,500 रुपये। इस 5400 में से हमने 13,500 का बेनिफिट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम आए 30 सितंबर 1987। अब इस 5400, ये 5400 रिप्रेजेंट कर रहा है 36 महीने को टोटल। अब इस साल 1986 के सितंबर से लेकर 1987 के सितंबर तक हमने कितने मंथ और यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया 12 महीने, जिसका अमाउंट है 1800 रुपये, ठीक है। तो इस 5400 में से पहले 1986 के 1350 रुपये माइनस होंगे, दैन 1800 माइनस होंगे, तो 38 सितंबर 1987 में पे आकर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2250। इसका मतलब कि हम अपनी फाइनेंशियल में दिखाएंगे कि 2250 की हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, एसेट। जब हम फाइनेंशियल बनाएंगे तो हम उसमें लिखेंगे एसेट में, करंट एसेट के कॉलम में, कि प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 2250, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है पार्ट बी, ये सिंपल डेप्रिसिएशन का पार्ट है। इसमें कहता है कि भाई हमने एक इक्विपमेंट परचेज़ किया है 30 जून को, किस डेट पे परचेज़ किया है, 30 जून को 1985। तो हम बात करें 87 की, 85, 86 एंड 87, 3 इयर्स की इसमें हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कहता है कि आपने परचेज़ किया था 1,25,000 रुपये में, और उसकी जो सैलवेज वैल्यू है या जिसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, वो है 5,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन इज टेकिंग फ्रॉम जुलाई 1, 1985 से स्टार्ट होगा। और इसमें जो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है वो कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बता दें आप 38 सितंबर का। 38 सितंबर का आप हमें बता दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल के डेप्रिसिएशन में अगले जो आपका, जैसे ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन आया 5 रुपये, ईयर 2 पे आया 5 रुपये, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 10 रुपये, ठीक है। दैन इसमें जो हमें एक चीज़ और करती है कि जो इसकी जो यूज़फुल लाइफ है इस इक्विपमेंट की वो है 8 ईयर्स। तो अब हम इसको प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। तो कॉस्ट है 1,25,000 रुपये, इसमें से आपने लेस कर दी आपकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दिया इसको 8 से। जो आपके पास पर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया वो है 15,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। 15,000 रुपये पर ईयर क्या आया आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 15,000 रुपये पर ईयर क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नाउ अब जो 15,000 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, अब हम बनाएंगे एक टेबल। हम लिखेंगे डेट कैलकुलेशंस, और हम लिखेंगे हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेट क्या है, हमारा जो ये कैलकुलेशन या इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया था वो क्या था 30 जून को 1985, और इसने सवाल में लिखा है कि जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है वो 1 जुलाई से हो रही है।
तो जो हमारा 1985 का ईयर एंड आया होगा वो आया होगा 30 सितंबर को, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस साल हमने कितने महीने ये इक्विपमेंट को यूज़ किया? 3 मंथ्स। साल में टोटल महीने 12, और एक साल का डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो है हमारे पास, एक साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। इसका मतलब कि इस साल का ईयर 1 का 1985 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 3750, और यही हमारा ईयर 1 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया, ठीक है। अब आए हम ईयर 2 पे, हमें जाना कहाँ तक है? 1987 तक। तो 30 सितंबर 1986 की अगर हम बात करें तो ये 15,000 रुपये अमाउंट है पूरे साल की। इस साल हमने कितना यूज़ करा? 12 महीने, और टोटल मंथ्स भी कितना हुए साल में? 12। तो हमारा कितना आ गया इस साल का डेप्रिसिएशन? 15,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड कैसे निकलेगा? इसमें पिछले साल में इस साल का आप डेप्रिसिएशन ऐड करो तो 18750 आ गया एक्यूमुलेटेड 1986 का। अगर आपसे वो ये पूछे तो 1986 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, तो हम कहेंगे 18750, ठीक है। अब हम आए 30 सितंबर 1987 पे। 15,000 रुपये पूरे साल का है, कितने महीने यूज़ करा? 12 महीने, साल में महीने कितने होते हैं? 12। 15,000 रुपये इस साल का आ गया। अब इस एक्यूमुलेटेड में आप इसको ऐड करें तो आपको मिलेगा 33,750। ये वो बैलेंस है 30 सितंबर 1987 का, जो आपने अपनी बैलेंस शीट में शो करना है। सवाल में क्या मांगा था आपसे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो 30 सितंबर का। तो ये वो अमाउंट है जो कि बैलेंस शीट में जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की 30 सितंबर 1987 पर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, एंट्री नंबर सी, इसमें इसने कहा कि ऑन जनवरी 2, 1984 ये फर्म बॉट सम लैंड फॉर रुपीज़ 1,50,000, which is currently being used as parking lot. It expected to sell by the end of 1987. Expected to sell, अब तक सेल नहीं किया, कोई डील नहीं हुई, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको ईयर एंड पे आके सेल कर देंगे, ठीक है। एंड बीइंग कहते हैं एंड इट विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2,56,000 एट दैट टाइम। जब बेचेंगे तो हमने सोचा है कि हमें 2,56,000 मिल जाएंगे। अच्छा, रिसेंटली उनको एक ऑफ़र रिसीव हुई तो 1,87,000 में आप हमें सेल कर दी। ये जो सारी बातें हैं ये एक्सपेक्टेड है, ऑफर्स हैं, ये कोई एक्चुअल बात नहीं है। तो अगर हम देखें कि 30 सितंबर 1987 पर हमारी जो बैलेंस शीट में लैंड आएगी वो आएगी 1,50,000 रुपये पर, जो कि आपने परचेज प्राइस है इस प्रॉपर्टी की। देखो, अगर ये पेन है 10 रुपये का और मुझे कोई कहता है कि आप 15 रुपये में मुझे सेल कर दो, तो क्या मैं अपने पास इसकी परचेज प्राइस 10 रुपये लिखूँगा या 15 रुपये लिखूँगा? लेकिन जो ऑफ़र आएगी 10 रुपये लिखूँगा, क्योंकि मैंने उसके लिए पे भी कितने करे हैं? 10 रुपये। इस तरह से इस लैंड के लिए हमने पे कितने करे हैं? 1.5 लाख रुपये। तो हम इसको वैल्यू भी कितने पे करेंगे? 1.5 लाख रुपये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है द फर्म परचेज, एंट्री नंबर डी है। द फर्म परचेज सेवरल टाइप ऑफ सप्लाईज ड्यूरिंग द ईयर। द फर्म परचेज 4250 बॉक्सेस इसके ऑफ स्टॉक है, जिनकी कॉस्ट थी 14,875 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 14,875 रुपीज़ से हमने 4,250 बॉक्सेस परचेज़ किए। तो एक बॉक्स की अगर मैं कॉस्ट निकालूँ तो वो आ रही है 3.5 रुपीज़ पर बॉक्स। कैसे? 14,875 रुपये देकर हमने 4,250 बॉक्स खरीदे, तो एक बॉक्स की कॉस्ट आ गई 3.5 रुपीज़। अब कहता है कि साल के एंड पर आपके पास 2,250 बॉक्सेस बच गए हैं, तो एक बॉक्स की क्या कॉस्ट आ रही है? मैंने कहा 3.5। कितने बॉक्सेस रह गए हैं? 2,250। कितनी अमाउंट मिलती है? 7,875।
इसका मतलब कि साल के एंड पर आकर आप अपनी बैलेंस शीट में जो आप अपना एसेट शो करेंगे वो करेंगे सप्लाईज एसेट 7875 का नाम चाहिए। ठीक है। एंट्री नंबर ई में कहता है कि ऑन July 1, 1986 the fund lent 50,000 to one of its past customers at 14% interest rate for 2 years। तब 86 का 30 सितंबर 1986 एक साल और 30 सितंबर 1987 ये 2 ईयर्स हो गए। ये देखो मंथ्स जो है वो उससे आगे जा रहे हैं, हमारे लिए रेलेवेंट ईयर एंड है ये दो। ठीक है। इस पर आगे कहता है 14% इंटरेस्ट देगा और जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो रहा है ईयरली। इस लाइन का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 10 रुपये, तो वो इस साल के एंड पर आपने 10 रुपये पे कर देने हैं। ठीक है। इंटरेस्ट इज ड्यू ईयरली। प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 50,000 है आपको 2 साल के बाद देना है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपको हर साल का पे कर देना है। अब सवाल जो इसकी रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल विल बी शोन ऑन दी September 30, 1987। ठीक है। हमने लोन दिया है तो ये लोन हम वापस लेंगे, रिसीवेबल है हमारा, और इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारी इनकम है। ठीक है। अब पूछना चाह रहे हैं कि 30 सितंबर पर हमारा कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। 30 सितंबर 1987 पर 30 सितंबर 1987 पर कितनी अमाउंट का हम रिसीवेबल शो करें। ठीक है। हमने कहा 50,000 पर आप लगाएं 14%, तो एक साल का आपको मिल जाएगा 7,000 रुपये। ठीक है। हमने कहा कि ये 7,000 रुपये 1987 के सितंबर के जो क्लोजिंग फाइनेंशियल्स बनेंगे उसमें शो होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल के तौर पे। कैसे? हर जो पिछले साल है उसका इंटरेस्ट पिछले साल में ही पे हो गया, 2 साल की कहानी है, 1 साल का इंटरेस्ट उस साल के एंड पे हो चुका। हमसे सिर्फ पूछा है 30 सितंबर पे कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल शो हो रहा होगा। हमने कहा 1 साल का 7,000 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको समझने से पहले, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले हमें समझना है कि जो क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं ये क्या होता है। देखो, जब आपने एडजस्टिंग एंट्री बना ली, आपने इनिशियल एंट्री बनाई पहले, फिर आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई साल के एंड। अब क्लोजिंग एंट्री जो बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो क्लोजिंग एंट्री आपकी बनती है आपकी इनकम की और आपके एक्सपेंसेस की। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको सम करें तो आपके जो P&L के आइटम होते हैं, इनकम स्टेटमेंट या P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम होते हैं उनकी बनेगी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है। अब इनकम में आपको क्या क्या हो सकता है। इनकम में आपका हो सकता है सेल्स या रेवेन्यू, आपकी अदर इनकम जितनी भी है, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट इनकम, वो सब। एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है। एक्सपेंसेस में आपके सारे एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो। इसके अलावा अगर आपको कोई लॉस हुआ तो वो भी आपका एक एक्सपेंस है। इसी तरह से प्रॉफिट इनकम में चला जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी आपका एक्सपेंस है। आपकी कॉस्ट है, ये भी आपकी एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अब बनती कैसे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हम जब सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम बात कर रहे हैं कैश सेल की। हमने कहा कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेट से 10,000, 10,000 रुपये से कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये हमने बनाई जब हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन हमने कहा अब हम बना रहे क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री कैश क्या है, कैश हमारे पास है एसेट, ये नहीं आएगा। हमने कहा क्लोजिंग एंट्री हमेशा बनेगी इनकम की या एक्सपेंस की। तो हमने कहा इसमें हमारी जो इनकम है वो सेल है। जब सेल को हमने रिकॉर्ड किया था, जब हमने सेल को रिकॉर्ड किया था तो हमने सेल को करा क्रेडिट।
अब जब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे तो सेल्स चला जाएगा डेबिट में, मतलब जो इनिशियल रिकॉर्डिंग की प्लेस होती है उसके अपोजिट प्लेस पे अकाउंट क्लोज होगा। तो सेल हो गया डेबिट 10,000। क्रेडिट क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे इनकम समरी, मतलब ये जो सेल का अकाउंट है ये हम क्लोज कर रहे हैं इनकम समरी के अकाउंट में 10,000 रुपये से। इसी तरह से सपोज़ अगर ये हमारे पास होता है हमारी इंटरेस्ट इनकम, हम कहते हैं भाई इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कैश डेबिट। कैश तो भाई एसेट है, ये तो क्लोजिंग एंट्री में आएगा नहीं। इनकम जो है ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, हमने इनकम ले ली कोई भी अमाउंट। अब हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम 5 से सपोज़, और क्रेडिट कर देंगे इनकम समरी 5 से। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो ड्यूरिंग द ईयर सपोज़ करो हमारे पास एक एक्सपेंस हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 रुपये से, दूसरा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 रुपये से, और तीसरा हुआ है रेंट एक्सपेंस 3 रुपये से, और ये सब हमने पे करे थे कैश में 10 रुपये से। अब जब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे तो जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है तो वो डेबिट पे होता है। अब जब क्लोज होगा ना तो सारे एक्सपेंस आ जाएंगे क्रेडिट में। कैसे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। और डेबिट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इनकम समरी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहता है, जो अगर इसकी हम अगर रिक्वायरमेंट नंबर 1 की बात करें तो कहता है आप हमें क्लोजिंग एंट्री बना कर देते हैं A1 का। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 2 चीज़ें अभी सीखी कि क्लोजिंग एंट्री बनती है इनकम्स की और एक्सपेंसेस की। ठीक है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारी पूरे साल में इनकम क्या है। तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट आ रही है, इसमें से अगर हम देखें तो एक सेल का फिगर है। ठीक है, सेल्स को हमने डेबिट कर दिया, जब रिकॉर्ड किया था तो क्रेडिट पे होता है, अब क्लोज करने के लिए डेबिट कर दी, और अमाउंट है 4,50,000 रुपये। दूसरी अमाउंट जो है वो हमारे पास आ रही है इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू का मतलब हमारी इंटरेस्ट इनकम, इन्वेंट्री के ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट रेवेन्यू। तो ये इनकम भी जब हमने रिकॉर्ड करी थी तो हमने पता था हम क्रेडिट करते हैं, अब जब क्लोज कर रहे हैं तो डेबिट। इंटरेस्ट का जो हमारा रेवेन्यू है उसकी अमाउंट है हमारे पास 5,000, और क्लोज कैसे करेंगे, इनकम समरी क्रेडिट 4,55,000 से। ठीक है, यहाँ पे आके हमने सारी जो रेवेन्यू है इनकम है उसको एक एंट्री में क्लोज करना है। अगर इसके अलावा कोई और है आप उसको भी डेबिट करो इनकम को, और टोटल से क्रेडिट करें। अब हम बात कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस की। सवाल में जितने एक्सपेंसेस गिरे हुए जब रिकॉर्ड हुए थे वो डेबिट, जैसे रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब जब ये रेंट एक्सपेंस क्लोज हो रहा है तो सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में। अगर याद करना चाहो याद भी कर सकते हो इसको। पहला एक्सपेंस हमें मिल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,50,000 से। फिर हमें कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 24,000 से। फिर उसने कहा हमारे पास जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस हैं 80,000 से। फिर उसने कहा हमारे पास लॉस है, हमने क्या बेचा था, फर्नीचर बेचा था, उसको लॉस हुआ है हमको 6,000। अच्छा याद रखो, लॉस हमारा एक्सपेंस होता है तो वो यहाँ पे आ रहा है एक्सपेंस में। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे आके इसका पार्ट इसमें ऐड हो जाता है और यहाँ टोटल से क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और जो सेलिंग एक्सपेंस है वो भी हमने क्रेडिट किया 1,06,000। अब देखो सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट में आ गए, अब डेबिट कर देंगे इनकम समरी को। टोटल अमाउंट क्या आ रही है 466,000। अब गौर से सुनना, गौर से, इनकम समरी क्रेडिट हुई है 4,55,000 से, और इनकम समरी डेबिट हुई है 4,66,000 से। सबसे पहले डिसाइड करो कि
डेबिट ज़्यादा हुई है या क्रेडिट ज़्यादा हुई है। तो हमने देखा डेबिट ज़्यादा हुई है, कम कहाँ पे है, क्रेडिट में। डेबिट हुई है 466,000 से, क्रेडिट हुई है 455,000 से। तो जो अमाउंट कम है वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो हम फर्दर इसको क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, इन दोनों का डिफरेंस है। देखो 466 से डेबिट है, क्रेडिट अभी तक सिर्फ हुई है 455 से, तो कितने से कम क्रेडिट हुई है, 11,000 से। और डेबिट क्या कर देंगे, रिटेन। देखो फिर से सुनो, सबसे पहले पार्ट में आपने इनकम ढूंढी पूरे सवाल में से, सारी इनकम को कर दिया डेबिट, उसको क्लोज कहाँ कर दिया, इनकम समरी में, याद कर लिया। दूसरे पार्ट में आप आए, आपने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, डेबिट कर दिया इनकम समरी को, ये भी याद हो गया। देन आप देखोगे इनकम समरी डेबिट ज़्यादा से हुई है या कितनी अमाउंट से हुई है, क्रेडिट कितनी अमाउंट से, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो डेबिट ज़्यादा अमाउंट से हुई है, लाइक सपोज एग्जाम्पल, डेबिट हुई है 10 रुपये से, क्रेडिट हुई है 5 रुपये से, तो आप देखोगे कि 5 रुपये क्रेडिट में, और हम क्रेडिट कर देंगे, लाइक 5 रुपये क्रेडिट में कम है। तो ऐसे समझो, इनकम समरी जो है वो डेबिट हुई है 10 रुपये से, और इनकम समरी जो क्रेडिट हुई है वो हुई है 5 रुपये से। अब डेबिट में है 10 रुपये, क्रेडिट में है 5 रुपये, तो क्रेडिट कितने से कम है, क्रेडिट 5 रुपये से कम है, तो हम फर्दर इसको क्रेडिट कर देंगे 5 रुपये से, जो हमने यहाँ पे किया कि 466 से डेबिट, 455 से क्रेडिट, तो कितने से क्रेडिट कम है, 11,000 से कम है, हमने इसको फर्दर क्रेडिट कर दिया। अब इसका जो डेबिट है वो होगा रिटेन अर्निंग। ये जो क्लोजिंग एंट्री है, ये बेसिकली अगर आपको चीज़ याद है कि सबसे पहले आपने इनकम को डेबिट करना है, क्लोज करना है, एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, क्लोज करना है, देन इन दोनों को कंपेयर करके फाइनल एंट्री बना देंगे। ये सिर्फ आपकी क्लोजिंग एंट्री। अच्छा देखो, इसका जो पार्ट भी है ना वो बिल्कुल बेसिक है। उसमें इसमें से क्या कहा कि अज्यूम करो कि जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है 1,000 रुपये का, वो आपने पे कर दिया डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड जो हमेशा पे होगा वो होगा रिटेन अर्निंग से। अगर हम बोलें कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या थी, तो सवाल ने हमें क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है 1,24,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है। हमने कहा जो 1,000 रुपये पे हुआ वो भी तो इसमें से हुआ था, तो साल के शुरू में इसका बैलेंस क्या होगा, 1,25,000 रुपये। ये आ गया इसका ओपनिंग बैलेंस, आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी। कैसे, सवाल में हमें क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। देखो सवाल अगर आप पढ़ो तो उसमें कहा है कि क्लोजिंग बैलेंस सारे गिवन है, उसमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 1,24,000। डिविडेंड पे कहाँ से होता है, रिटेन अर्निंग से। कितना पे हुआ, 1,000 रुपये। हमने कहा कि साल के शुरू में ये थे 1,25,000, आपने इसमें से 1,000 रुपये का डिविडेंड निकाल लिया, इसलिए अब इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,24,000। तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस पे जाना है तो हमने इसको ऐड किया, तो हम पहुंच गए ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो मुझे पूछिए कि आप बता दें इसका एंडिंग बैलेंस क्या होगा, एंडिंग बैलेंस क्या होगा। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिटेन अर्निंग का अकाउंट, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट, ठीक है, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट। ओपनिंग रिटेन अर्निंग अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना था हमारे पास, 1,25,000 रुपये, ठीक है। इसने कहा साल के दौरान आपने जो डिविडेंड पे किया है वो किया है 1,000 रुपये का, ठीक है। और जो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पर क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास क्या आ रहा है, हमें मालूम करना है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। रिटेन अर्निंग में देखो, जो हमारे पास प्रॉफिट या जो हमारे पास लॉस, जो हमारे पास प्रॉफिट या जो हमारे पास लॉस, वो गया कहा था रिटेन अर्निंग में। अब देखो फैसला कैसे करोगे, आपकी इनकम हुई है 4,55,000 की, आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं 466 के, तो इनकम 45500 की, आपका जो एक्सपेंस हो गया है वो हो गया 466,000। इसका मतलब कि आपका जो आया है नेट लॉस 11,000 का, आपने रिटेन अर्निंग में डाल दिया 11,000 रुपये, मतलब ये जो लॉस है वो गया है रिटेन अर्निंग में। तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई जो लॉस मुझे हुआ है वो हुआ है 11,000। अच्छा, अगर प्रॉफिट होता, ये अमाउंट हमारी प्रॉफिट होती, तो हम यहाँ पे लिखते प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको जब हम नेट करेंगे तो बचा 1,13,000 रुपये। तो हमने कहा
कि जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस है वो है 1,13,000 रुपये। कैसे वापस हुआ? अब पूरा ट्रेल एक बार रन करने से सबसे पहले इनकम ली, उसको इनकम समरी में क्लोज किया, एक्सपेंस लिए उनको क्रेडिट किया, उसको इनकम समरी में क्लोज किया, फिर कंपेयर किया, इनकम कितनी है 455, एक्सपेंस कितने हैं 466, इनकम कम है एक्सपेंस ज़्यादा है, तो जो लॉस आया वो रिटेन अर्निंग में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब हमने जब रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कैलकुलेट करी, अच्छा ओपनिंग कैसे निकाली? हमने कहा भाई साल के दौरान क्लोजिंग बैलेंस है 124 और जो हमने डिविडेंड पे किया पूरे साल के दौरान वो है 1000 रुपये। तो डिविडेंड पे कहाँ से होता है? रिटेन अर्निंग में से होता है। हमने कहा कि भाई ओपनिंग होगा 125 जिसमें से 1000 गए तो क्लोजिंग आ गया 124। ठीक है, इसको ऐड कर लिया। अब बात है क्लोजिंग की। हमने कहा ओपनिंग 125, डिविडेंड दिया 1000 रुपये, मतलब हम इसमें से एक अमाउंट लेस कर रहे हैं। जो लॉस हमें ड्यूरिंग द ईयर आया 11,000 रुपये का, वो हमने डाला टी अकाउंट में, तो हमारे पास क्लोजिंग का एक फिगर आ गया 1,13,000 रुपये। इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट भी है उसके पहले पार्ट का आंसर है 125 और दूसरे पार्ट का आंसर है 1,13,000 रुपये। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये है क्लोजिंग एंट्री का क्वेश्चन। अभी हमने सीखा था वहाँ पर कि क्लोजिंग एंट्री बनती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम की, और जो हमारा रेवेन्यू है हमारी इनकम है और हमारे एक्सपेंसेस की। ठीक है, अब इस सवाल में उसने हमसे कहा है कि 3 एंट्री हमें दी और कहता है पार्ट ए में रिक्वायरमेंट नंबर ए में कह रहा है कि आप इसमें एरर बताएं कि इस अकाउंट में हमने क्या गलती करी है। ठीक है, हम पहली वाली एंट्री लेते हैं, पार्ट ए की फर्स्ट एंट्री। इसने डेबिट किया हुआ इंटरेस्ट रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है, इनकम में होना चाहिए। सेकंड चीज़ इसने जो हमारी डेबिट करी हुई है वो करी हुई है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल ना तो हमारी इनकम है ना हमारा एक्सपेंस है। अगर हम पहले एरर की बात करें तो इसने हमारे अकाउंट पेबल को लिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरे एरर की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्टॉक, क्या कैपिटल स्टॉक हमारी इनकम है? नहीं। क्या कैपिटल स्टॉक हमारा एक्सपेंस है? नहीं। कैपिटल स्टॉक तो हमारी इन्वेंट्री है। तो दूसरा एरर जो है एंट्री नंबर 1 में वो क्या है? कैपिटल स्टॉक इसने ले लिया जो कि क्लोजिंग एंट्री का पार्ट नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके पार्ट बी की भी साथ साथ कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए, करेक्ट क्लोजिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? हमने कहा इंटरेस्ट रेवेन्यू होना चाहिए था डेबिट 4,200 से, सेल्स होनी चाहिए था डेबिट 25,000 से, और ये दोनों चीज़ें इनकम समरी में क्रेडिट होनी चाहिए थी 29,200 से। ठीक है, अब हम आए सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, डेबिट हुआ हुआ है इनकम समरी, क्रेडिट हुए होने चाहिए सारे एक्सपेंसेस। पहले बात करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा एक्सपेंस है, क्रेडिट हुआ हुआ है, होना भी चाहिए था, बिल्कुल सही बनी है क्लोजिंग एंट्री। दूसरी चीज़ जो इसने क्रेडिट कर दी है वो इसने क्रेडिट करी है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ना तो हमारी इनकम है ना हमारा एक्सपेंस है, इसका मतलब वो क्लोजिंग एंट्री में आना ही नहीं चाहिए था। अगर हम मिस्टेक की बात करें तो पहली मिस्टेक क्या है कि इसने हमारे अकाउंट रिसीवेबल को भी क्लोजिंग एंट्री में डाल दिया जो क्लोजिंग एंट्री का पार्ट नहीं था। सेकंड चीज़ इसने डाली हुई है वो डाली हुई है अदर एसेट। अदर एसेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या एसेट हमारे क्लोजिंग एंट्री का पार्ट होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। अब अगर इसकी हम करेक्ट एंट्री बनाएं, हमने कहा इनकम समरी डेबिट और सारे एक्सपेंसेस को कर दो क्रेडिट, जिसमें पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 22,000 रुपये से। दूसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसकी अमाउंट है 4,200 और तीसरी चीज़ है लॉस जिसकी अमाउंट है 1,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल बेसिस पे जो हमारे एक्सपेंसेस जो कि इनकम समरी में क्लोज होने चाहिए थे वो थे 2700। ये हमने इसकी करेक्ट एंट्री बना ली रिक्वायरमेंट नंबर में। अब हम आए थर्ड एंट्री। इसने क्या करा बहुत से सुनिए। हमने कहा हमारी इनकम है 29,200 की। इनकम कितनी है हमारे पास? 29,200। हमारे पास एक्सपेंस कितना है? 27,200 का। ऐसा ही 27,200 का। तो हमारे पास कितने रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए? कितने रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए? जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो है 2,000 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो ये था
कि डेबिट में है कम, क्रेडिट में है ज़्यादा, तो हम इनकम समरी को और डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे रिटेन अर्निंग। देखो जो डिफरेंस होगा ना वो यहाँ पे रिटेन अर्निंग में डेबिट हो जाएगा, ये रिटेन अर्निंग में क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइम पे हमारा हुआ है प्रॉफिट, तो हमारा रिटेन अर्निंग 2000 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा और ये जो दोनों इनकम समरी है वो क्लोज कहाँ होकर आ रही है, डिफरेंस से रिटेन अर्निंग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले जो जनरल फार्मूला होता है, ये जनरल जो कैलकुलेशन है जिस पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि नेट हमें अगर मालूम करना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि नेट एसेट एट स्टार्ट, नेट एसेट। देखो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉफिट और लॉस चाहिए, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप हमें प्रॉफिट और लॉस देते हैं, तो उसके लिए हम स्टार्ट में से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नेट एसेट एट एंड उनकी अमाउंट होगी, उसमें से हम कुछ चीज़ें लेस कर देंगे और कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है, वो क्या होगी, लेस करेंगे नेट एसेट एट स्टार्ट या ओपनिंग, और लेस कर देंगे क्या, और लेस कर देंगे हम इसमें से कैपिटल स्टॉक। और ऐड क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे डिविडेंड डिक्लेयर। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें इस कैलकुलेशन से मिल जाएगा। अब इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पर फॉलोइंग ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिटरमाइन दी नेट इनकम और लॉस। देखो इनकम और लॉस हमें मालूम करना है, इसमें चीज़ें क्या दी है, हमें कहता है नेट एसेट एट ओपनिंग स्टार्ट, नेट एसेट एट एंड, सही है, डिविडेंड डिक्लेयर और कैपिटल स्टॉक। ठीक है, अगर हम यही फार्मूला लेके चलें, हमने कहा शुरू करेंगे नेट एसेट एट एंड से, ठीक है, नेट एसेट एट एंड से शुरू करेंगे। क्या अमाउंट है एंड की, 44,000। हमने कहा इसमें से हम लेस कर देंगे पहली चीज़ नेट एसेट एट एंड के लिया हुआ है हमने, नेट एसेट एट एंड 44,000, इसमें से लेस करेंगे नेट एसेट एट स्टार्ट, क्या करेंगे नेट एसेट एट स्टार्ट को लेस कर देंगे। ये हमने एक जर्नल फार्मूला बनाया था, ठीक है, इसको बदले याद कर लो, इसी से निकलेगा हमेशा। ठीक है, तो नेट एसेट एट स्टार्ट की अमाउंट है 37,000। इसको जब इसमें से लेस किया तो ड्यूरिंग द ईयर का हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया है 7,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा नंबर 2 हमने कहा बहुत से सुनो, कहता है नेट एसेट एट बिगिनिंग है 35,000, नेट एसेट एट एंड है 44,000, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है 2,000 और कैपिटल स्टॉक है 0। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है जो इस तरह से जो निकल रहा हो जिसके चीज़ें गिवन हमें ये हो, हम ये फार्मूला लिख लेंगे पूरा। कैसे, नेट एसेट एट एंड, उसमें से लेस कर दो नेट एसेट एट स्टार्ट, फर्दर लेस कर दो कैपिटल स्टॉक, और इसमें ऐड क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अब हम यहाँ सवाल में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें हमें एंड दिया हुआ है 44,000 का, स्टार्ट दिया हुआ है 35,000 का, और जो कैपिटल स्टॉक इशूड है वो है 0। तो नेट बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मेरा लेस क्या आ रहा है 35,000, ऐड कितना हो रहा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड 2,000 रुपये, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 11,000 रुपये का प्रॉफिट। इसी तरह से अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा कैपिटल स्टॉक इशूड का 5,000 रुपये
ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह की रहेगी। 46,000, 29,000, 5,000 रुपये कैपिटल स्टॉक, ये 46,000 में आएगा नेक्स्ट पार्ट में, उसमें से 34,000 लेस हो जाएगा और 4,000 रुपये डिविडेंड आप इसमें ऐड करेंगे तो जो पार्ट सी है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,400 का प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, इस सवाल का जो पार्ट सी है और जो डी है वो सेम है पार्ट बी की तरह। ठीक है, इन सब में प्रॉफिट आ रहा है, सेम कैलकुलेशन है, सेम तरीक़ेकार है। ठीक है, अब जो हम करेंगे पार्ट ई। हमने कहा था हम शुरू करेंगे नेट एसेट एट एंड से, इसमें से हम लेस करेंगे नेट एसेट एट स्टार्ट को, इसमें से हम लेस करेंगे कैपिटल स्टॉक इशूड को और इसमें हम ऐड करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर ई की, तो उसमें कहता है, पार्ट ई में कहता है कि नेट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर है 1,40,000 रुपये। स्टार्ट में कितना था, हमने कहा 1,00,000 था। कैपिटल इशू कितना है भाई, 50,000 रुपये है, तो ये कितना हो गया, 1,50,000 रुपये इसमें से लेस हो जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर कितना है, डिविडेंड डिक्लेयर है 5,000 रुपये, हमने ऐड कर दिया, तो नेट बेसिस पे जो हमारा लॉस आया है वो आया है 5,000 रुपये का लॉस। ठीक है, तो पार्ट बी की तरह है पार्ट सी और डी, वो आप करेंगे, और पार्ट ई जिसमें लॉस आ रहा है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। थैंक यू।